प्यारे बच्चों, राहुल संस्कृत्यायन की रचना यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि तिब्बत यात्रा में लेखक को क्या झेलना पड़ा, वहाँ की विशेषताओं को अपनी इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वे रख रहे हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि HW जो हम दे रहे हैं उसको तू लोग बना के क्यों नहीं भेज रहा है? उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित गृह कार्य दिया गया था, कितने लड़कों ने भेजा? ऐसा मत करो, कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दो। गृह कार्य बोलते हैं कि क्लास टाइम में उसको सेंड करो, लेकिन ना, मतलब नहीं है कौन, फिर मुश्किल होगा। तो सीरियसली गृह कार्य बना करके भेजा करो, ये ज़रूरी है और तुम्हारे लिए ही है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, हमने उन कारणों पर प्रकाश डाला कि एक भद्र जन के भेष में राहुल संस्कृत्यायन जब सोंगला के सबसे निकट गांव में थे तो रहने के लिए जगह नहीं मिली, और एक भिखारी के भेष में जब वे उस गांव में रहने के लिए पहुंचे तो आराम से जगह मिली। इसका कारण हमने बताया। अब हम लेखक आगे लिख रहे हैं कि अब हमें सबसे विकट माने कठिन, दुर्गम डांड्रा फोंगला पार करना था। नाम है ये जगह का। तिब्बत एक पर्वतीय देश है, पर्वतों में स्थित है, चारों तरफ पहाड़ों की चोटियाँ, पहाड़ ही हैं वहाँ पर। तो फोंगला पार करना था, ये सबसे विकट था। सबसे कठिन था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, इसलिए विकट बोल रहे हैं, कठिन बोल रहे हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। यह कोई पहाड़ों का मैदानी क्षेत्र नहीं था, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, और गांव का कोसों दूर तक पता नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। नदियों के मोड़ सर्पाकार होती हैं नदियां, और पहाड़ों के कारण आप यहाँ से बहुत दूर के आदमी को नहीं देख सकते, क्योंकि ये 16-17 हजार फीट पहाड़ों की ही ऊंचाई थी। तो पहाड़ों के कारण यहाँ से दूर तक के व्यक्ति को भी नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब डाकू कहीं छिपे हो तो हो सकता है नजर आ जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसी संरचना थी, बनावट थी कि दूर तक आदमी नहीं देखे जा सकते। तो इसलिए डाकुओं के लिए ये सबसे
तो तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा मिलती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहाँ गवाह तो कोई मिल नहीं सकता। पहले डकैत आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। तो ये डकैतों के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी जगह? दाढ़े। क्यों अच्छी है? क्योंकि नदियों के तीखे मोड़ हैं, पर्वतों के मोड़ हैं, नज़दीक का आदमी भी ओझल हो जाता है, आँखों से छिप जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, और आजू बाजू में अगल बगल में कोई गांव गिराव नहीं है, कोई गांव या मानव की बस्ती यहाँ नहीं है। तो इसलिए ये डकैतों के लिए अच्छी जगह है। और गांव में लेखक लिख रहे हैं कि तिब्बत के गांव में अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी का खून हो जाए, तो खूनी को सजा मिलता है, पुलिस पहुंचती है। लेकिन यहाँ इस वीराने मानव आबादी रहित इस क्षेत्र में किसी का मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए, खून हो जाए, तो उसकी परवाह कोई नहीं करता। आराम से यहाँ लोग किसी को मार के निकल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो अपने खुफिया विभाग, सीआईडी और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती। तो इसलिए डकैत यहाँ आराम से अपना काम करते हैं और आने जाने वालों को लूटते रहते हैं। तो डकैत पहले आदमी को मार देते हैं, ये नहीं कि पहले पकड़ के छीनेगा या फिर विरोध करने पर ठोक देगा, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले ही मार देता है और फिर जाकर के देखता है कि इसके पास क्या है, कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यहाँ के लोग लाठी की तरह बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे अपने प्राणों का खतरा है। ये क्यों? डाकू क्यों पहले व्यक्ति को मार देते हैं, तब उसका जाकर के तलाशी लेते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि यहाँ हथियार का कानून नहीं है। हथियार का कानून का मतलब कि गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती आर्म्स रखने के लिए। आप अपने मन से आर्म्स रखो, कोई पूछने वाला नहीं। तो हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से लाठी डंडे की तरह हथियारे लेके घूमते हैं, क्योंकि उसका लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कोई रोकने वाला, पूछने वाला नहीं होता। तो तकरीबन लाठी डंडे की तरह जिस क्षेत्र में लोग हथियार लेकर चलते हो, तो जाहिर है डकैत को भी डर होगा। डकैत अगर पहले मान लो घेर लिया, पकड़ने का प्रयास किया, जेब टटोलने का प्रयास किया, तो उसे भी डर होगा कि हो सकता है ये भी अपना कुछ लेके चला हो हथियार वगैरह, और हम इसके पास ठेके जाएं तब तक ही वो शूट कर दे हम ही। तो इसलिए वो पहले मार देते हैं। क्यों मार देते हैं समझ गए ना? क्योंकि उनको भी जान का डर है, और जान का डर इसलिए है क्योंकि वहाँ हथियार का कानून नहीं है। और फिर तलाशी लेते हैं पैसा है कि नहीं है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया।
मर्डर हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते, भीख मांगने लगे। अब लेखक को जान की परवाह नहीं थी। जान की परवाह इसलिए नहीं थी कि वो बहुत बहादुर नहीं था या डकैतों से डरता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो भिख मांगा के भेष में था। अब भला भिख मांगा के पास क्या होगा? अरे डकैत हो या चोर हो या कोई भी बैड एलिमेंट हो, तो पैसे वालों को मारेगा ना, वेशभूषा दे करके ना शूट करेगा, तब जा करके जेब टटोलेगा। लेकिन जो भिख मांगा है, खुद एक दो पैसा मांगने वाला है, उसे क्यों मारेगा लोग? क्यों डकैत उसको अपना निशाना बनाएंगे, क्यों उसको कत्ल करेंगे, खून करेंगे? क्या मिलने वाला है? डकैत तो उसका वेशभूषा देख के जान जाएगा कि ये भिख मांगा है, छोड़ो इसको। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें जान की परवाह नहीं है। जहां भी माहौल बिगड़ता, अपनी टोपी उतार के कुची कुची एक पैसा, यानी एक पैसा दे दो। राहुल संस्कृत्यायन और इनका जो गाइड था सुमति, ये दोनों मांगने लगते। तो लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? पहाड़ की चढ़ाई ऊंची थी, और पहाड़ों पर चढ़ना पूरा स्टेमिना की आवश्यकता होती, कोई सहज खेल नहीं होता। उनमें भी सामान था, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब अगला जो इन लोगों का ठहराव था, वह 16-17 मील दूर था। लेखक ने अपने गाइड सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। अब लेखक मैदानी क्षेत्र का था, भारतीय था, उत्तर प्रदेश का था। अब इसको पहाड़ों पर चढ़ने का, इतना लंबा चलने का तजुर्बा नहीं था। ये उनकी पहली तिब्बत यात्रा थी 1929-30 में। तो इन्होंने अपने गाइड से कहा कि 2 घोड़े रख लेते हैं, उस पर सामान भी लाद देंगे और खुद भी लदा जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ऊपर मतलब पहाड़ की जो ऊंचाई है, उसको लेखक ऊपर कह रहा है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। एक जगह चाय पिया, फिर उसके ऊपर चले गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। लेखक लिख रहा, हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। श्वेत माने उजला, और चूंकि शिखर माने चोटियां, तो हिमालय के शिखर को इन्होंने श्वेत शिखर क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय की जो चोटियां हैं बहुत ऊंचाई पर होती हैं, और ये हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती है, आइस रोटेड होती है, तो इसलिए ये सफेद दिखाई पड़ती है। इसीलिए लेखक कह रहा है कि हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। छोटी छोटी चोटियां श्वेत रंग की बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ रही थी। भीटे की तरफ देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी और न किसी
की हरियाली, जिस पर जो नज़दीक का था उसको देखने पर बिल्कुल नंगे नज़र आ रहे थे, उनमें सफ़ेदी और बर्फ नज़र नहीं आ रहा था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान, सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर जो डांडा गांव है और गांव के जो ग्राम देवता होते हैं उनका स्थान था, जहां पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों को झंडियों से सजाया गया। वो एक ऐसा जगह था जहां पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जमा किए गए थे, जानवर के सींग रखे गए थे और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ये बौद्धिस्ट जो होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बत में ज़्यादा हैं लोग, तो इनका पूजा का स्थल जो भी होता है उसकी एक विशेषता होती है कि ये वो रंग बिरंगे पतंगों से, ध्वजा से चारों तरफ से घिरा होता है। तो ऐसे जगह दूर से ही पहचान में आ जाते हैं कि ये इनका धार्मिक जगह है, देवताओं का स्थान है। तो रंग बिरंगे पतंगों से घिरा था, जानवरों के सींग और पत्थर थे उस देव स्थान पर। अब हमें उतराई पर चलना था। चढ़ाई कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। पहाड़ों में चढ़ते वक्त ज़्यादा श्रम लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब हम उतरते हैं, ढलाई पर जाते हैं, तो शारीरिक परिश्रम कम होते हैं, आसानी होती है उतरने में ढलाई पर, बल्कि चढ़ने में परेशानी होती है। वहीं शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक दो था, ये और इसका गाइड सुमति। दो तीन लोग और थे जो इसके साथ चल रहे थे, और मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा। और लेखक संस्कृत्यायन जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा बोदा था, सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। और लेखक सोच रहे थे कि ज़्यादा चढ़ाई करके आया है, शायद थक गया है, मैं उसे मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दनविस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये दनविस्तो जो है अपने स्पेनिश उपन्यासकार डॉन किंगजोट का नायक है, हीरो है, और जो घोड़े पर चलता था और बड़ा झूमता हुआ चलता। तो लेखक उसका उदाहरण इसीलिए दे रहा कि मैं दनविस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ जा रहा था। बाकी साथी आगे निकल चुके थे और इनका घोड़ा पिछड़ चुका। बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में HW नहीं बन रहा है, हमारे पास सेंड नहीं हो रहा है, वीडियो ही नहीं देख रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम दोबारा इस पाठ को पढ़ाने वाले नहीं हैं क्लास में। तो इसलिए सीरियसली इसको बनाओ और आज जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित HW लिखो।
डाकू पहले किसी को मारकर तब उसकी सामान क्यों तलाशते थे? डाकू पहले किसी को मारकर तब उसका सामान क्यों तलाशते थे? लेखक, प्रश्न संख्या 1, लेखक राहुल संस्कृत्यायन को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं थी? लेखक राहुल संस्कृत्यायन को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं थी? और डांडे डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह क्यों थी? ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम SW में दे रहे हैं और कभी भी परीक्षा में इन प्रश्नों से तुम्हारा सामना हो सकता है। अब तू लोग बना नहीं रहा है, ये लापरवाही बड़ी महंगी पड़ेगी। इन तीनों को बना करके क्लास टाइम में सेंड करना। ओके, बाय।